हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। अब ये इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया, क्योंकि आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट कर लो कि ये जो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, ये किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, 14 नंबर का ये ऑप्टिक्स आपको पूछा जाता है, प्रकाश की पूछा जाता है। और इस 14 नंबर में हम कितने क्लासेस करेंगे? लगभग में 15 से 20 क्लासेस होगी ऑप्टिक्स की, जिसमें हम आपके पूरे ऑप्टिक्स को, प्रकाशिकी को कवर कर देंगे। ये हमारा यूनिट 2 है और हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आएगा। हम आपको ऑप्टिक्स जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक बारीकी से। तो जैसा कि आपको ऑप्टिक्स का डेफिनेशन दिख रहा है, पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो सीधे सीधे पूछे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि बाबू बताओ ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, तो कहेंगे सर हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। या सीधे सीधे कहेगा कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है या प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे सर प्रकाशिकी कहेंगे, अंग्रेजी में उसको ऑप्टिक्स कहेंगे। ये कितने नंबर का पूछा जाता है डियर स्टूडेंट? 14 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। कितनी क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑप्टिक्स में? लगभग में 15 से 20 क्लासेस। ठीक है, तो ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है रे ऑप्टिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी। एक है हमारा वेव ऑप्टिक्स, इसको हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिखो, नीचे लाइव चैट चल रहा है, आप लाइव चैट में भी लिख सकते हैं। कहेंगे भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, एंड वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में या अपनी कॉपी में लिखो। अगर अभी आप शुरू करते हो तो एक नोट भी तैयार हो जाएगा जी, एक नोटबुक भी तैयार हो जाएगा अभी से ही। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट 3 है। ठीक है, और हम यूनिट 3 में ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स को भी हम जल्द शुरू करेंगे, जैसे ही ऑप्टिक्स खत्म हो जाए। देखो, अब सवाल है कि सर प्रकाश का अध्ययन करेंगे ना, तो बच्चों को ये तो पता होना चाहिए प्रकाश कहते किसको है। कहा गया है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करती। हमारी आंखों की खुद की प्रकाश नहीं है, वी नो दैट, हम जानते हैं। जैसे मानकर चलो अगर कमरे की लाइट चली जाए तो क्या हम किसी चीज़ को देख सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि आपके आंखों की कोई रोशनी खुद की रोशनी है, जी नहीं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। टॉर्च के ऊपर डिपेंड करते हैं, बल्ब के ऊपर डिपेंड करते हैं, सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी खुद का कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले पर डिपेंड है। यानी आंखों की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आंखों को देखने की अनुभूति, अनुभूति का मतलब वो अनुमति देता है जी, मतलब वो होता है ना एक तरह का एक तरह का इसको हम बोल सकते हैं छूट, हाँ, अनुभूति देता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में जान लेते हैं। सारी बातें जान लेते हैं ना, बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिक्स, एकदम जीरो से हीरो तक का लेवल लेके चलेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम बोर्ड पे ही पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं पेपर पे पढ़ा सकता हूँ शायद वो बोर्ड से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे, जो हमारी आंखों को देखने की अनुमति प्रदान करता है। और यहाँ कहा गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। प्रकाश एक कैसा तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जी, 1 लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है। चुंबकीय तरंग, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे देगा। ठीक है, विद्युतीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, नन ऑफ दिस। तो आप क्या लिखोगे? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सभी लोग कि प्रकाश के संचरण की दिशा जो होती है विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइन है जी। प्रकाश के संचरण की दिशा विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुप्रस्थ है। तो प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ये सारी लाइनें हम लाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइट है क्या, और इसके बारे में इसकी कुछ बेसिक जानकारियां हम देख रहे हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक होता है अनुदैर्घ्य, लेकिन ये क्या, अनुप्रस्थ है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 nm से 760 nm न्यूटन मीटर। ठीक है, ये होता है जी, लिख लो इसको। ये भी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो कितने एनएम टू कितने एनएम के बीच होता है। ये भी 1 लाइनर, ये जितने भी लाइन हम लिखा रहे हैं सभी 1 लाइनर है। मतलब
ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 nm से 760 nm तक होता है। ये मैंने खुद से बनाया आपके लिए स्पेशल नोट्स। ठीक है, आप इस नोट्स को परचेज भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। ठीक है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो ये इंटरेस्टिंग लाइन है, ये आपका इंटरेस्टिंग लाइन है, ये इंटरेस्टिंग लाइन है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि हवा या निर्वात में प्रकाश की, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये जो है ये लाइन ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पिछले विगत वर्षों में पूछे गए सवाल है ये। प्रकाश या हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है जी, नोट कर लो अपनी कॉपी में। अगला कहा गया है समांगी माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। समांगी और एक विषमांगी होता है जी। समांगी माध्यम में, अब सवाल है कि सर समांगी माध्यम क्या है और विषमांगी क्या है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी समांगी का नाम है तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। समांगी माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, और समांगी माध्यम में कहा गया कि वैसा माध्यम जिसमें प्रत्येक स्थान पर अपवर्तनांक का मान समान होता है। अब सवाल है सर अपवर्तनांक क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, ये 10th में पढ़ा है ना आपने, ये आपने पढ़ा है ना 10th में, सभी लोग लाइव चैट में बोलेंगे यस या नो, 10th में पढ़ा है आपने। तो समांगी माध्यम कहा गया वैसा माध्यम जिसमें प्रत्येक स्थान पर अपवर्तनांक का मान समान होता है, इक्वल होता है जी, वैसा माध्यम जिसमें प्रत्येक स्थान पर अपवर्तनांक का मान समान होता है, समांगी माध्यम कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है तो थोड़ा टाइम कम देंगे हर एक टॉपिक पर। चलिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था पीछे डियर स्टूडेंट कि 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशी की 2 प्रकार के होते हैं, देन रे ऑप्टिक्स एंड वेब ऑप्टिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रे ऑप्टिक्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रे ऑप्टिक्स। आज से हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट वेब ऑप्टिक्स, फिर बाद में हम लोग वेब ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी पर डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी विल स्टार्टेड द रे ऑप्टिक्स, हम लोग आज से रे ऑप्टिक्स को शुरू करते हैं। और जैसा हम अगले पेज में आते हैं, जो हमारा ये नोट्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग नोट्स हम बनाते हैं बच्चों के लिए। देखो रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का ये पहला चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जो हम क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हम किस चीज़ में पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, प्रवर्तन के नियम क्या हैं। ये आपने पढ़ा होगा, स्नेल का नियम पढ़ा होगा, जो होता है नियतांक जो होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। नहीं, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी है, हम बस रूबरू करवाते हैं आपको, उसके छोटे छोटे क्लिप्स को आपके सामने रखते हैं, छोटी छोटी बातों को रखते हैं, बढ़ते चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। कहा गया है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, मानकर चलो कि प्रकाश के प्रवर्तन के लिए हम एक एग्जांपल लें, तो मानकर चलो कि ये जो है ये एक मिरर है जिसका इस वाला एरिया जो है वो क्ले किया हुआ है। अभी हम लोग सीख रहे बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, जो ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हालांकि ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है ऑप्टिक्स, स्टार्टिंग में सिंपल है, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मानकर चलो कि यहाँ से हमने क्या कर दिया कि एक बल्ब जो है, एक टॉर्च जो है वो हमने जलाया। ठीक है, अब यहाँ से लाइट आई, अब इस मिरर पे पड़ेगी, तो और मानकर चलो कि यहाँ पर कोई एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से टॉर्च हमने जलाया, यहाँ से हमने टॉर्च जलाया, टॉर्च जलाने के बाद ये मिरर पर जब पड़ा तो मिरर से टकराने के बाद ये प्रकाश जो है वो इस ओर जाएगी ऐसे, और इस बच्चे को अनुभूति प्रदान होगा कि प्रकाश की किरण मेरी आँखों के ऊपर पड़ रही है। यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण जब एक सतह से टकराकर दूसरे मतलब उसी माध्यम में पुनः कर जब वस्तु किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना, टकराकर पुनः उसी माध्यम से लौट गया, ऐसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल बात है, एकदम सिंपल सा हमने डेफिनेशन बताया कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन के नियम 2-3 नियम है, ये हम देख लेते हैं। कहा गया है कि परावर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला कहा गया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। अब सवाल है सर आपतन कोण क्या है, ये देखो, ये मानकर चलो कि ये जो है ये इस तरह से ऐसे हमने बनाया। ठीक है, ये मानकर चलो कोई लाइट इधर से आ रहा है, तो ये जो लाइट यहाँ पे आया
इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बाबू, आपतित किरण। आने के बाद, पढ़ने के बाद ये इधर चला गया, तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, समझो इस चीज़ को, ये 10th में पढ़ना है मुझे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लंब डाला गया है, इस कलर से मैं डाल दूँ। ठीक है, ये यहाँ सर एक लंब डाला गया है, और ये आई और ये एंगल जो है इसको रखा गया। ठीक है, तो अब सवाल है कि सर आपतन कोण क्या है, तो हम कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, ये अभिलंब है जी। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है ये हमारा हो गया आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण हो गया ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया, सॉरी परावर्तन कोण, यहाँ पर जो कहा गया, क्लियर है यहाँ तक, इसको हम साइड करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आने वाली किरण का जो, इसका जो वैल्यू रखा गया है यहाँ पर, ये आई रखा गया है, और ये परावर्तन कोण जाने वाला, इसको आर रखा गया है, तो आई इज इक्वल टू आर। आपतित किरण आने वाली किरण, टकरा कर जो जा रही हो परावर्तित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये बीच में लंब हो गया, अभिलंब हो गया, तो आपतन कोण, इसको जो है हम डायरेक्टली यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे, जब लंब डालेंगे तो ये कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। तो हम कहेंगे कि, क्लियर है यहाँ तक, सॉरी ये आपतन कोण यहाँ नहीं होना चाहिए ना, नहीं ये हो गया आपतन कोण, माफ़ी चाहते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। चलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया है दूसरा, ये तो क्लियर होना चाहिए कि चलो भाई आने वाली और जाने वाली दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, सही बात है। उसने ये जो है हमारा प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। दूसरा नियम कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, ये देखो कोण नहीं होना चाहिए, यहाँ जो है ना छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये हमें होना चाहिए आपतन बिंदु। चलो ये छोटा सा मिस्टेक, वही मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। तो कहा गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, सॉरी आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो जो है वो तीनों एक ही तल में होता है, अर्थात एक तलीय होता है। ये जो है ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, सिंपल है, नोट कर लो अपनी कॉपी में। आ रहा है समझ में, आगे बढ़े। चलो प्रकाश का परावर्तन हो गया, अब प्रकाश का अपवर्तन सीखते हैं और इसके नियमों को देखते हैं। देखो ये सब 10th में पढ़ना है, अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बस देख लो एक बार। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मानकर चलो कि प्रकाश, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे, जैसे मानकर चलो कि यहाँ पर कुछ है, इसमें कोई वाटर वगैरह है, ठीक है, तो अब यहाँ से जब ये आएगी ना तो ये विचलित हो जाए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, नीचे हम फिगर यहीं पे बता देते, देखो इधर फिगर है ना, इसी से कर देंगे। तो इसको लिखिएगा सभी लोग, डियर स्टूडेंट इसको लिखिए अपनी कॉपी में, नोट करिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम जैसे कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, जल से हवा से पानी की ओर, हवा से गैस मतलब द्रव्य की ओर, ठोस की ओर, कोई भी माध्यम, माध्यम का मतलब कुछ भी, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहा गया जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। आगे हम दो एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सभी लोग इसको लाइव चैट में लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो इसके दो नियम हैं, फिगर हम बाद में दिखाएंगे, पहले नियम को देख लो। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहा गया है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, क्योंकि इसमें परावर्तित तो होगा नहीं, क्योंकि टकराने के बाद ये ऐसे जाएगा ही नहीं, ये भले ही थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, जैसे ऐसे आया, जैसे सिंपल मान को इस तरह से मान लो कि ये ऐसे आया
अब ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे आके ऐसे नहीं होगा। अब ये ऐसे आया, हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे हो जाए। ये डिपेंड करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, डिपेंड करता है कि ये जो है किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, ये डिपेंड करता है। तो कहा गया कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है वो आपतन बिंदु होगा। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होंगे जी। ठीक है। इसके बाद कहा गया कि किसी दिए गए रंग एवं माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम के बारे में कहा आपने पढ़ा होगा कि स्नेल आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी ज्या मतलब साइन होता है जी, साइन आर तथा साइन आई सॉरी, तथा अपवर्तन कोण की ज्या ज्या के मान का अनुपात स्थिरांक होता है। ठीक है, ये इस तरह से बताया गया। देखो यहाँ पर कहा गया अनुपात एक स्थिरांक होता है और इसे स्थिरांक होता है और इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यानी स्नेल का नियम साइन, स्नेल का नियम बराबर डायरेक्टली लिखेंगे, स्नेल का नियम बराबर आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर, ये सॉरी ये हमारा स्नेल का नियम है जी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो फिगर है इस हिसाब से आप समझो कि किसी दिए गए रंग एवं माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा फिगर हमने गलत बना दिया, ये फिगर, ये तो परावर्तन कोण है ना, माफी चाहते हैं। किसी दिए गए रंग एवं माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल लॉ। देखो मानकर चलो कि ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये परपेंडिकुलर लंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वो आपतन कोण होता है। ये जो कौन सा एंगल है, ये कौन सा कोण है, यहाँ पर देखो इसको आई से डिनोट किया गया है, ये आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा मान लो, ठीक है, ये थोड़ा सा अपवर्तित हो गया, अपने पथ से विचलित हो गया, तो ये अपवर्तित किरण, ठीक है, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। तो कहा गया है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यानी साइन आई और रेशियो साइन आर बराबर एक कांस्टेंट राशि। और यहाँ पर देखो स्नेल का नियम, ये पूछेगा जी स्नेल का नियम बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे सर स्नेल का नियम बराबर साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नियतांक। सभी लोग बताएंगे समझ में आया यहाँ तक? से एस या नो, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं डियर स्टूडेंट। आ रहा है मज़ा? हाँ वो आ रहा होगा, मुझे पता है। आज जो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग आ चुके हैं ना लेके, तो वो आएगा ही मज़ा आपको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको अब वर्तनांक कहते हैं, ये भी अपने 10th में पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस करूँगा नहीं, बस मैं रूबरू करवा दूँ कि ये है क्या। निर्वात में प्रकाश, ये इसके बारे में हम ऑलरेडी 2-4-10 मिनट पहले डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट, कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा गया है। और अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको भी पता है नहीं डियर स्टूडेंट। तो अब माध्यम तो डिपेंड करेगा कि हम उसको किस माध्यम से लेकर जा रहे हैं, ठोस द्रव गैस, नहीं, तो माध्यम तो डिपेंड करेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी बटे बी। इसको हम क्या अपवर्तनांक को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू इज इक्वल टू सी बटे बी, और सी की जो वैल्यू है ये हमें पता है क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सी इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, 3 × 10⁸ ऑलरेडी हम अभी तुरंत डिस्कस कर चुके हैं, मीटर पर सेकेंड। और वी जो है माध्यम, अब ये माध्यम डिपेंड करेगा कि आप किस में लेकर चल रहे हो, ठोस द्रव गैस जल अल्कोहल फिनॉल, किस चीज़ में आप इस मतलब जो है प्रकाश को चला रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। यानी वी की वैल्यू रिफ्लेक्ट होते रहेगी, फ्लैक्चुएट होते रहेगी, सॉरी बढ़ते रहेगी घटते रहेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस में गमन करवा रहे हो। चलो
आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक की कोई बीमा नहीं होती को, नो हैव एनी डायमेंशन। हवा का अपवर्तनांक एक होता है, यू एयर इज इक्वल टू म्यू एयर इज इक्वल टू 1। ये लिख लो जी, पूछेगा सबसे आपसे, कभी भी पेपर में पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि हवा का अपवर्तनांक बताओ डियर स्टूडेंट कितना होता है, कहेंगे सर 1 होता है। जल्दी से नोट करो, फटाक नोट करो। और ये अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ये 5 वाला है, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा, यानी अपवर्तनांक का हवा का अपवर्तनांक भले ही 1 होता है, लेकिन अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, यानी इसको नोट करो, फटाक से नोट कर लो। आ रहा है मज़ा? बिल्कुल आ रहा होगा, एकदम मस्त लग रहा होगा नहीं कि चलो आज कुछ पढ़ रहे हैं, एकदम इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट, मज़ेदार, धमाकेदार चीज़ पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया, बिल्कुल गलत कर रहे हो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे हो ड्रीम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करो बच्चे आप लोग, ठीक है। आप हमें कहाँ फॉलो करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे हज़ारों बच्चे जुड़ गए हमारे साथ, 1,500-2,000 बच्चे जुड़ने वाले, 1100-1200। तो टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ फॉलो करके रखिए। रीज़न देखो टेलीग्राम पे क्या है ना, कि यहाँ पे आपको जितने भी क्लासेस क्यूज़ भी करवाऊँगा मैं एग्ज़ाम के टाइम में, अगर आप टेलीग्राम चैनल को छोड़कर नहीं जाओगे कभी, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपके टेलीग्राम पे क्यूज होंगे। इसलिए मैं बच्चों को अभी इकट्ठा कर रहा हूँ कि बहुत सारे जब बच्चे हो जाएंगे, ये जैसे व्हाट्सअप होता है ना वैसे ही टेलीग्राम होता है, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मैं बच्चों को इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जब हो जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे क्यूज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे 4 ऑप्शन भी रहेगा।